जरा सोचकर देखिए, 125 साल पुरानी एक रिफाइनरी जो भारत के उत्तर पूर्व के घने जंगलों में बनी थी, जहां ना सड़कें थीं ना बिजली, और वो आज भी चल रही है। ये कहानी सिर्फ एक रिफाइनरी की नहीं है, ये कहानी है भारत के पूरे पेट्रोलियम उद्योग के जन्म की। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। इस अविश्वसनीय कहानी की नींव वाकई एक हाथी के पैरों में लगी काली कीचड़ से रखी गई थी। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले किस्से की तह तक चलते हैं। डिग बॉय ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नवाचार, इंसानी जिद और हर मुश्किल से लड़ने के जज्बे की एक जीती जागती मिसाल है। ये उस जुनून की कहानी है जिसने जमीन की गहराइयों में छिपे काले सोने को निकालकर देश की तरक्की की कहानी लिखी। तो ये सब शुरू हुआ एक इत्तेफाक से, एक ऐसी खोज जिसने भारत के नक्शे पर काले सोने का एक बिल्कुल नया अध्याय लिख दिया। इस खोज को समझने के लिए हमें जमीन के नीचे झांकना होगा। देखिए, करोड़ों साल पहले धरती के अंदर की हलचल ने असम में एक खास तरह की चट्टानी संरचना बनाई। इसे ऐसे समझें कि चट्टानों की परतें ऊपर की ओर मुड़कर एक गुंबद जैसा बना गई। ये एक कुदरती जाल की तरह था जिसमें लाखों सालों से पेट्रोलियम जमा होता रहा, एक छिपा हुआ खजाना जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। वैसे जमीन तो दशकों से इशारे कर रही थी। 1825 में ही ब्रिटिश अफसरों ने तेल का रिसाव देखा था। फिर 1866 में कोशिश भी हुई, लेकिन वो कुआं सूखा निकल गया। ऐसा लग रहा था मानो जमीन अपना राज इतनी आसानी से खोलना नहीं चाहती थी। और फिर 1882 में आया वो निर्णायक पल। असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के एक अफसर WL लेख की नज़र एक अजीब चीज पर पड़ी। काम से लौट रहे एक हाथी के पैरों पर गाढ़ा काला कीचड़ लगा था। उनकी उत्सुकता जागी और वो उस हाथी के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक झरने तक जा पहुंचे, और वहां जमीन से कच्चा तेल रिस रहा था। यही थी डिग बॉय की खोज। तेल मिल तो गया, लेकिन उसे साफ करना, रिफाइन करना, वो एक बिल्कुल अलग जंग थी। और वो भी एक ऐसे जंगल में जहां दूर दूर तक इंसानी बस्तियों का नामो निशान नहीं था। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं थी, ये इंसानी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक घना दलदली जंगल, सड़कें नहीं, बिजली नहीं, हर तरफ मलेरिया का खौफ और जंगली जानवरों का खतरा। क्या ऐसी जगह पर एशिया की पहली तेल रिफाइनरी बनाने के बारे में कोई सोच भी सकता था? ये एक अकल्पनीय सपना लगता था। इस नामुमकिन काम को 3 मुश्किल चरणों में पूरा किया गया। पहले उस घने जंगल को साफ किया गया, फिर आई सबसे बड़ी चुनौती, भारी मशीनरी को उस जगह तक पहुंचाना, और इसका एकमात्र जरिया थे हाथी। और आखिर में फायर ब्रिक्स और मामूली औजारों से रिफाइनरी का दिल यानी उसके स्टिल्स तैयार किए गए। सितंबर 1889 में पहले कुएं की खुदाई शुरू हुई, और ठीक 1 साल बाद नवंबर 1890 में 662 फीट की गहराई पर तेल मिला। ये एक ऐतिहासिक पल था। ये एशिया का पहला कमर्शियल तेल का कुआं था। और फिर 11 दिसंबर 1901 को डिग बॉय रिफाइनरी ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू किया, जिसने भारत के ऊर्जा परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। रिफाइनरी तो बन गई, लेकिन उसकी असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। डिग बॉय को अब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों और विश्व युद्ध की राजनीति के तूफानों से गुजरना था। एक ऐसा सफर जो उसे एशिया के सबसे अहम तेल स्रोतों में से एक बनाने वाला था। कहानी में असली मोड़ आया 1921 में, जब बर्मा ऑयल कंपनी ने इसे खरीद लिया। उन्होंने ना सिर्फ पैसा लगाया, बल्कि 1923 में पूरी रिफाइनरी को गिराकर फिर से बनाया, उसकी क्षमता 3 गुना कर दी। एक मामूली शुरुआत से डिग बॉय अब एक वर्ल्ड क्लास पावर हाउस बन चुकी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसकी अहमियत आसमान छू गई। 1942 में जब जापान ने बर्मा पर कब्जा किया, तो अचानक डिग बॉय ही इस पूरे इलाके में मित्र देशों की सेना के लिए तेल का इकलौता बड़ा जरिया रह गया। उत्पादन अपने चरम पर पहुंच गया, दिन के 7000 बैरल। ये तेल सिर्फ ईंधन नहीं था, ये एशिया में जंग लड़ रही सेनाओं के लिए जिंदगी की डोर थी। डिग बॉय के तेल ने ही उन विमानों और टैंकों को ताकत दी जिन्होंने उस जंग का रुख पलटने में मदद की। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन डिग बॉय की मुश्किलें नहीं। युद्ध के दौरान जरूरत से ज्यादा तेल निकालने से उत्पादन तेजी से गिरने लगा। अब एक नई लड़ाई का वक्त था, इस राष्ट्रीय धरोहर को बचाने और उसे एक नई जिंदगी देने का।
भारत की आज़ादी के बाद मैनेजमेंट धीरे धीरे भारतीय हाथों में आने लगा और फिर 14 अक्टूबर 1981 को ये रिफाइनरी पूरी तरह से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हिस्सा बन गई। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी आखिरकार अब पूरी तरह से भारत की थी। लेकिन अब ये विरासत पुरानी पड़ रही थी। इसे बंद करने की जगह इंडियन ऑयल ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया, इसे आधुनिक बनाने का। 1996 के बाद एक जबरदस्त बदलाव शुरू हुआ। पुराने स्टिल्स की जगह नई यूनिट्स लगी, बेकार तेल को कीमती उत्पादों में बदलने की तकनीक आई और ईंधन को साफ करने के लिए नए सिस्टम लगाए गए। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, ये डिगबोई का नया जन्म था। और इस आधुनिकीकरण का नतीजा वो हैरान करने वाला था। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी देश का सबसे साफ यानी BSVN ईंधन बनाने वाली इंडियन ऑयल की पहली रिफाइनरी बन गई। जरा सोचिए, सबसे पुराना और सबसे नया, परंपरा और प्रगति का इससे बेहतर संगम और क्या हो सकता है। डिगबोई की कहानी सिर्फ तेल और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जिसने अपने आसपास एक पूरा समाज बनाया है और उस इतिहास को संजोया है जिसने आधुनिक भारत को बनाने में मदद की। और ये विरासत आज भी आगे बढ़ रही है। इंडियन ऑयल ने इसकी क्षमता को 0.65 से 1.0 मिलियन मीट्रिक टन सालाना तक बढ़ाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये साबित करता है कि डिगबोई अतीत की कोई निशानी नहीं, बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य का एक जीता जागता और अहम हिस्सा है। इस रिफाइनरी ने सिर्फ ईंधन नहीं बनाया, इसने एक पूरा शहर बसाया। आज भी यहाँ एक म्यूजियम है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना अस्पताल है, एक नर्सिंग स्कूल है और दूसरे विश्व युद्ध का कब्रिस्तान भी है, जो दुनिया के इतिहास में इसकी भूमिका की याद दिलाता है। तो सबसे अहम बात यह है कि डिगबोई इतिहास की किसी किताब का पन्ना नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई विरासत है जो आज भी हर दिन भारत को ऊर्जा दे रही है। और ये साबित करती है कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो हमेशा खड़ी रहती है। डिगबोई की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। लगातार नया करने की हिम्मत, वक्त के साथ बदलने की क्षमता और अपनी जड़ों का सम्मान। क्या यही वो रहस्य है जो किसी भी विरासत को सिर्फ एक सदी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई सदियों तक जिंदा रखते हैं?